Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today we will learn sources of organic compounds. Sources of organic compound. हमारे पास बेटा बेसिकली 3 सोर्स हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है पेट्रोलियम, दूसरा हमारे पास है कोल और तीसरा हमारे पास है नेचुरल गैस। यानी कि देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देयर आर 3 मेजर sources of organic compound। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन 3 हमारे पास सोर्सेज हैं। नंबर 1 कोल, नंबर 2 नेचुरल गैस, नंबर 3 पेट्रोलियम। ये जो तीनों सोर्सेज हैं ना बेटा हमारे पास, नेचुरल गैस, कोल और पेट्रोलियम, इनको हम लोग कंबाइंडली फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? फॉसिल फ्यूल। यानी कि हम यूं कहेंगे, फॉसिल फ्यूल की डेफिनेशन अगर हमें आ जाए कि व्हाट आर फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट आर फॉसिल फ्यूल, तो हम क्या कहेंगे? कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम आर combinedly known as fossil fuel। इन तीनों को मजमूई तौर पे हम लोग किसका नाम देते हैं बेटा? फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर हाउ फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म। तो बेटा जितने भी जानदार बहुत अरसा पहले, यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक हम लोग लिखते हैं कि राउंड अबाउट 500 मिलियंस ईयर्स अगो, जो जानदार जिसमें मैमल्स भी शामिल हैं और जिसके अंदर प्लांट्स भी शामिल हैं, वो जो मर गए थे, जिन्हें ज़मीन के अंदर दफन कर दिया गया, उनके ऊपर केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गए, उनके ऊपर बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ये सारे के सारे एनिमल्स, इनकी बॉडी और सारे के सारे प्लांट्स जिन चीज़ों से मिलके बने थे, वो दोबारा उन्हीं एलिमेंट्स में अपने इनिशियल कॉन्स्टिट्यूट में कन्वर्ट हो गए। यानी कि हमारे पास जो जानदार हैं और जिसमें पौधे और प्लांट शामिल हैं, उनकी बॉडी की डीकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो गई, जिसके नतीजे में हमारे पास कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बनता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर हाउ fossil fuels are formed। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि फॉसिल फ्यूल कैसे बनते हैं। तो आंसर ये आ जाएगा, फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय decomposition of dead plants and animals। So sir, fossil fuels are formed by the decomposition of dead plants and animals. It required लॉन्ग टाइम।
सर इसे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास मिलियंस ईयर्स इससे रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं डेट इज़ मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोल। कोल, तो कोल हमारे पास क्या है बेटा? कोल हमारे पास ऐसा सॉलिड ब्लैकिश या ब्राउनिश ब्लैक मटेरियल है जो बर्न हो जाता है और आम तौर पे ये रॉक की शक्ल में पाया जाता है, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक या स्ट्रेटा का नाम देते हैं। तो डेफिनेशन हमारे पास क्या आ जाएगी? a solid black or brownish black combustible material present between sedimentary rocks called strata। यानी कि आप यूं कह सकते हैं कि सर हमारे पास जो कोयला है ये ब्लैकिश सॉलिड होता है या फिर ब्राउनिश ब्लैक मटेरियल होता है जो कि जलता है, कंबस्टिबल यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलने के काबिल होता है। और पाया कहाँ पे जाता है? बिटवीन द सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स हम कहते हैं हमारे पास जब बारिश होती है तो बारिश के साथ मिट्टी के पार्टिकल या फिर दूसरे जो ज़र्रात हैं रेत के वो फ्लो करते हैं बहाव के साथ साथ। जब वो समुंदर की तह में पहुँचते हैं तो वो तह दर तह हमारे पास इकट्ठे होते रहते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो एक बड़ी चट्टान की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं, जिसे हम लोग सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम देते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट ये आ जाता है कि सर हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। सर कोयला बना कैसे? तो इसे हम लोग हिस्टोरिकली बयान कर देते हैं कि हमारे पास जितने भी पौधे आज तक ज़मीन के अंदर दफन होते गए उसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होते गए, जिसकी वजह से वो कोयले के अंदर तब्दील होते गए। और हमारे पास कोयले की मुख्तलिफ इकसाम हैं जिसे हम लोग वन बाई वन एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि हाउ कोल वाज फॉर्म्ड। तो आंसर ये आ जाएगा, इट इज़ बिलीव्ड दैट coal was formed from decay of dead plants, remained buried under the earth crust some 500 million years ago। सर हमारे पास कोयला कैसे बना? तो हम कहते हैं कि हमारे पास वो तमाम के तमाम पौधे जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे। इट इज़ बिलीव दैट कोल वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द डिके ऑफ डेड प्लांट्स रिमेन्ड बरीड अंडर द अर्थ। वो तमाम के तमाम पौधे जो ज़मीन के अंदर दफन हो गए थे उनकी डीकम्पोजिशन स्टार्ट होगी। तो डीकम्पोजिशन से हमारे पास ये बनते। बेसिकली होता क्या है कि जो लकड़ी है जब ज़मीन के अंदर दफन हो जाती है तो इसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके नतीजे में हमारे पास मुख्तलिफ किस्म का कोयला बनता है, जिसे हम लोग यहाँ पे केमिकल इक्वेशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसका बाकी हिस्सा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर हमारे पास
by bacterial and chemical reactions it converted into coal. तो सर by bacterial and chemical reactions on it कन्वर्टेड इनटू कोल। तो केमिकली हम ऐसे कैसे लिखेंगे, हमारे पास सबसे पहले है डेड प्लांट्स। अब डेड प्लांट्स पे क्या होता है, नंबर 1 केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है या फिर बैक्टीरियल डीकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहले जो प्लांट है वो कन्वर्ट होता है पीट में। किस में कन्वर्ट होता है बेटा, पीट में। और पीट हमारे पास सबसे लो क्वालिटी कोल होता है, यानी कि हम इसे यूं कह सकते हैं कि सर इट इज द इंफीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। ये सबसे लो क्वालिटी का कोयला है और तकरीबन इसके अंदर 60% कार्बन पाया जाता है। कितने परसेंट बेटा, 60% कार्बन। और हम इसे आमतौर पे बरकी भट्टियों के अंदर यानी कि ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट इज यूज्ड इन किलन। तो इसे किलन के अंदर बरकी भट्टियों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इस कोयले को ज़मीन में से नहीं निकालते, इसे मज़ीद टाइम मिल जाता है, तो बेटा ये बेहतरीन कोयले की तरफ मूव कर जाता है। यानी कि सर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पीट कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। पीट कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट। तो ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। और लिग्नाइट भी हमारे पास कोयले की एक किस्म है, यानी कि हम यूँ लिख सकते हैं कि हमारे पास जो लिग्नाइट है इट इज सॉफ्ट कोल। ये भी कोयला ही है, लेकिन इसके अंदर 70% कार्बन पाया जाता है। कितने परसेंट बेटा, 70% है कार्बन। उसके बाद अगर आप इसी लिग्नाइट को भी नहीं निकालते तो ड्यू टू हाई प्रेशर, क्योंकि ज़मीन के अंदर की तरफ आ जाएंगे तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। तो ड्यू टू हाई प्रेशर लिग्नाइट कन्वर्ट हो जाता है बाइटोमिनस कोल। बाइटोमिनस कोल। और बाइटोमिनस कोल जो है इसमें तकरीबन हमारे पास 80% कार्बन पाया जाता है। और इसे हम लोग फॉर हाउस होल्ड एज हाउस होल्ड घरों में घरेलू इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये जो है हमारे पास इसे हम लोग पावर जनरेशन में इस्तेमाल करते हैं। पावर जनरेशन। अगर आप बाइटोमिनस कोल को भी ज़मीन में से नहीं निकालते तो ये हमारे पास सबसे बेहतरीन कोयले में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे एंथ्रासाइट का नाम दिया जाता है। और एंथ्रासाइट में हमारे पास 90% कार्बन पाया जाता है और इट इज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल यानी कि सर दुनिया का बेहतरीन किस्म का कोयला कहा जाता है। और इसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंडस्ट्रियल यूज के लिए। यूज्ड इन इंडस्ट्री। तो इसे इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के कोयले हैं। सबसे पहले हमारे पास डेड प्लांट्स हैं जिसके ऊपर बैक्टीरियल और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से ये पीट में कन्वर्ट हो जाता है। और पीट फर्दर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ऑन आखिरकार हमारे पास बेहतरीन किस्म का कोयला एंथ्रासाइट हासिल होता है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था ये था कि सर व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सर ये जितना भी आपने बनाया है इसमें तो कोई भी कंपाउंड नहीं है, ये सारे का सारा मैटर है। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कैसे बनेगा? तो बेटा हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए इनमें से किसी भी किस्म के कोयले को हम लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन के प्रोसेस से गुजारते हैं। किस प्रोसेस से? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन। यानी कि डेफिनेशन आ जाएगी हमारे पास
डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, या फिर आ जाएगा कार्बोनाइजेशन। हमारे पास ये जो कोयला है इसे हम लोग ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर जो है वो आमतौर पे हम लोग रखेंगे 500 से लेके 1000 सेल्सियस तक इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। अगर इस कोयले को हीट अप किया जाए तो बेटा ये मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल्स या कंपाउंड्स में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आप इसे हीट अप करोगे तो ये बर्न हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले लिखा था कि कोल इज अ कंबस्टिबल मटेरियल, लिहाजा हमने इसे जलाना नहीं है बल्कि इस कोल को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपने लिख दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि ये जलकर राख हो जाएगा, ये ऐश बन जाएगी। लेकिन हमने इसे बर्न नहीं करना बल्कि इससे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तैयार करने हैं। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है कि सर व्हेन कोल इज हीटेड, व्हेन coal is heated at high temperature, at high temperature in the range of 500 to 1000 Celsius in the absence of air, it converted into number one, it converted into coal gas, number two coal tar, number three coke। तो सर जिस वक्त आप किसी कोयले को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे हीट अप करते हो तो हमारे पास एक मटेरियल बनता है गैसियस, दूसरा बनता है हमारे पास लिक्विड और तीसरा हमारे पास बनता है सॉलिड। ये जो कोल गैस है ना बेटा, ये हमारे पास मिक्सचर है ऑलमोस्ट 3 मेजर सबस्टांसेस का। नंबर 1 सर इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, नंबर 2 इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड है और सबसे ज़्यादा इसके अंदर CH4 मीथेन गैस है। इट मीन इट इज़ अ गैसियस मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन गैस। ये हमारे पास गैसियस मटेरियल है। उसके बाद है हमारे पास कोल तार, ये हमारे पास लिक्विड मटेरियल है। इसके अंदर राउंड अबाउट 200 से भी ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। लेकिन बेटा अगर आप उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा करोगे बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसके ज़रिए? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मतलब जब आप किसी भी लिक्विड को हीट अप करते हो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसके कंपोनेंट अलहदा होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेलिवेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो जब हर कंपोनेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे मिक्सचर में से अलहदा होता है, इस अमल को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो उसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं, लेकिन उससे पहले कि सर कोल तार के अंदर राउंड अबाउट 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। लेकिन इन 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास ज्यादातर कौन से कंपाउंड हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो इसके अंदर ज्यादातर हिस्सा किनका है? एरोमेटिक कंपाउंड। अब सर एरोमेटिक कंपाउंड कौन से हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिनका बेसिक हिस्सा जो है वो बेंजीन रिंग हो, यानी कि सर वो उनके अंदर कम से कम एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। अब हमारे पास है कोक। तो कोक की बात करें तो कोक हमारे पास सॉलिड मटेरियल है और इसके अंदर 98% कार्बन है। सर ये कोक क्या होता है बेटा? इट इज अ रेजिड्यू लेफ्ट बिहाइंड। सर ये वो चीज है जो पीछे बच जाती है आफ्टर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या फिर कार्बोनाइजेशन, या आपके पास सॉलिड मटेरियल जो पीछे बच जाता है। तो हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने लगे थे किसकी कि सर डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन तो हो गई,
तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, तो यहां पे आप डेफिनेशन लिख लें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है कि किसी लिक्विड में से उसके कंपोनेंट्स को उसके बॉइलिंग पॉइंट्स की बुनियाद पे सेपरेट करना, यानी कि द सेपरेशन, द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स, द सेपरेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ mixture, the separation of the component of mixture on the basis of their boiling point। सर बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे किसी भी मिक्सचर में से उसके कंपोनेंट्स को अलहदा करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अगर आपने कोल तार में से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अलहदा करना है तो आप कौन सा प्रोसेस यूज करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इस तरह बेटा हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कर पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि सर पाकिस्तान के अंदर कोयला पाया कितना जाता है, ये हमें एमसीक्यू भी मोस्टली आ जाता है। तो बेटा राउंड अबाउट हमारे पाकिस्तान के अंदर 184 बिलियन टन, कितना, 184 बिलियन टन कोल जो है वो पाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इस कोयले का 80% पार्ट जो है वो हम लोग ईंटें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सर बेक ब्रिक्स इन किलन। तो हम किलन के अंदर, भड़की भट्टियों के अंदर ईंटें पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो हिस्सा है उसे हम लोग फॉर डोमेस्टिक पर्पस, यानी कि 20% इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक पर्पस। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन था कि सर कितना पाया जाता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे पास इतना कोयला है, हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुख्तलिफ प्रोविंसेस जो है पाकिस्तान के, मसलन पंजाब है, सिंध है, सरहद है, बलोचिस्तान है, सबका कीन इंटरेस्ट ये है कि क्यों ना हम कोई ऐसा कोल बेस्ड प्लांट लगाएं कि जिससे कोयले से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि एनर्जी हासिल करके बिजली तैयार कर सके। तो हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोविंसेस के अंदर, लेकिन हम इसके अंदर ज़्यादातर कामयाब नहीं है। तो मैं एक मरतबा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा आज का क्वेश्चन क्या था कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो 3 सोर्सेज हैं, नंबर 1 कोल, ठीक है, नंबर 2 पेट्रोलियम, नंबर 3 नेचुरल गैसेज, और इन तीनों को हम लोग कंबाइनली क्या नाम देते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। और सर फॉसिल फ्यूल्स हमारे पास कैसे बनते हैं, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। उस ऑर्गेनिक मैटर में कौन कौन आ जाएगा हमारे पास, उसमें प्लांट्स और मैमल्स दोनों आ जाएंगे। तो सर इट रिक्वायर्स मिलियंस ईयर, इसे बहुत ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है, ये कोई इतना आसान या स्लो हमारे पास फास्ट प्रोसेस नहीं है। उसके बाद सर कोल क्या है, तो कोल हमारे पास पहली बात सॉलिड मटेरियल है, नंबर 2 या तो ये ब्लैक होता है या फिर ये ब्राउनिश ब्लैक होता है, नंबर 3 ये कंबस्टिबल है और ये रॉक्स की शक्ल में हमारे पास पाया जाता है। तो ड्यू टू केमिकल एंड बैक्टीरियल रिएक्शन वुड जो है वो मुख्तलिफ प्रोसेस से होती हुई मुख्तलिफ किस्म का कोयला बनाती जाएगी, जिसकी कंपोजिशन मैंने आपके सामने लिख दी है। और सर ये जितने किस्म का भी कोयला है, इस कोयले को आप लोग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के अमल से गुजार के मुख्तलिफ किस्म के कंपाउंड्स हासिल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास कोल गैस के कंपोनेंट हैं, कोल टार के कंपोनेंट हैं और कोक के कंपोनेंट हैं। और टोटल हमारे पास जो कोयला है वो 184 बिलियन टन है। और हम लोग मुख्तलिफ किस्म के सेटिंग लगा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के हम लोग सेटअप कर रहे हैं कि जितना भी कोयला है उससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर सकें। लेकिन इससे कोई खातिर खा कामयाबी हमें आज तक हासिल नहीं हुई, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है या फिर तजर्बाती तौर पे हम इस चीज़ को मानते हैं कि जितनी एनर्जी हम 1 लाख किलोग्राम कोयले को बर्न करके हासिल करते हैं,
उतनी ही एनर्जी हम सिर्फ 1 किलोग्राम यूरेनियम से हासिल कर लेते हैं। और यूरेनियम से फिर इतनी ज़्यादा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन पैदा नहीं होती जितनी 1 लाख किलोग्राम कोयले से होती है। लिहाजा इसे फिर हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल में इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन काज होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन था सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन जो है वो छोड़ सकते हैं, तो उसका इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिटन फॉर्म में आंसर मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।